और चलिए अब बात करेंगे अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज की। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। कर्नाटक में हिजाब को लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है। धारा 144 लागू है। मामला अब कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंच गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो, जींस की जोड़ी हो या हिजाब हो, एक महिला को यह पहनने की पूरी स्वतंत्रता है। उसके बाद से सियासत गर्म हो गई है। हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी हैं। स्वामी जी, ये बताइए कि प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है, पहली प्रतिक्रिया इस पर आपकी क्या है कि उन्होंने बिकनी को भी इसमें जोड़ दिया है? अभी तक तो हिजाब की मांग चल रही थी, उन्होंने कहा बिकनी भी पहन के जाना चाहिए। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, मैं सम्मान के साथ प्रियंका जी से, कि क्या कभी बुर्का, क्या कभी घूंघट, क्या कभी बिकनी, या जो आप बोल रही हैं, क्या ये पहन के कभी किसी अपने स्कूल में जहाँ पढ़ती थी वहाँ गई हैं? ये क्यों बातें ऐसी कर रही हैं? आप न्याय सम्मत बातें करिए ना। यह हर विद्यालय का एक अपना नियम होता है। अगर इस तरह से पहन करके स्वतंत्रता के नाम पे लोग जाने लगे तो कोई हर व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो जाएगी। प्रियंका गांधी ने तो कहा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन इस तरीके की स्टेटमेंट से क्या देखते हैं? नहीं, लड़की हूँ लड़ सकती, बेवजह लड़ोगे क्या? अरे लड़ोगे, कोई मुद्दा पे लड़ोगे ना। लड़ो तो पढ़ने के लिए, पढ़ो तो लड़ने के लिए, ये ठीक बात है। लेकिन एक आप सिद्धांत होनी चाहिए ना। आप अगर संसद बना है, संसद में आप कोई चले जाए बिकनी पहन करके, संसद में अमर्यादित, एक अभी किसी प्रदेश विधानसभा में टी शर्ट पहन के, शायद राजस्थान विधानसभा में टी शर्ट पहन के कोई चला गया, विधानसभा अध्यक्ष ने उसको बाहर किया कि नहीं, आप सब होगा। हर जगह का एक अपना वो है ना, और हर एक देश का अपनी संस्कृति है, अपना एक भेष और भाषा, इसी से पहचान होता है। अब एक छात्र पढ़ने जा रहा है, वहाँ पहले ही अगर जो वो करके चला जाए, इस तरह से हिजाब के लिए क्रांति करे, लड़ाई करे, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा जब पहले ही बुद्धि कुंद कर दिया। बिल्कुल, तो ये थे स्वामी चक्रपाणी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कर्नाटक के अंदर जो ये विवाद निकल करके सामने आ रहा है हिजाब को लेकर के, जो एक पूरी तरीके से एक बड़ा आंदोलन चलाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी हैं और कुछ स्वार्थी लोग भी इसमें शामिल हैं। हालांकि इस बीच कर्नाटक में लगातार इस पूरे मामले को लेकर के धारा 144 लागू है। स्कूल प्रशासन ने अपने स्कूल को बंद कर रखा है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने उन्नति विधान घोषणा पत्र 2022 जारी कर दिया है। अपने इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की जनता से तमाम वादे इरादे किए हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, ऐसे तमाम वर्ग जिनको कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कैचर करने की कोशिश कर रही है, जो उसका परंपरागत वोट बैंक रहा है, उनको भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। साथ ही जो युवा हैं उनको अपने साथ जोड़ने की कवायद भी इस मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस पार्टी ने सामने रखी है। युवाओं के लिए 20 लाख भर्तियों की बात है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको स्कूटी देने की बात है, लैपटॉप, स्मार्टफोन देने की बात है। इसके साथ साथ ये भी कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया है कि जो गांव के प्रधान हैं उनका वेतन भत्ता बढ़ाया जाएगा, जो चौकीदार हैं उनका वेतन भत्ता बढ़ाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा है कि जो उर्दू के शिक्षक हैं उनकी भर्ती की जाएगी, जो शिक्षकों की समस्या है उनको दूर किया जाएगा। साथ ही एडोकिज्म जो संविदा कर्मी हैं उनको तमाम तरह की रियायतें देने की बात कही गई है, परमानेंट करने की बात कही गई है। पुरानी पेंशन के मसले पर कांग्रेस का रुख मध्य मार्गी है, यानी पुरानी पेंशन वो बहाल करने के पूरी तरह से पक्ष में नहीं है, लेकिन नई के साथ में भी नहीं है। कोई बीच का रास्ता निकालने की बात कही गई है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय राउत सर हैं। सर, जिस तरीके से आपने राष्ट्रपति को भी पत्र दिया, बता रहे हैं कि सरकार को गिराने की कोशिशें चल रही हैं और इसीलिए आपको टारगेट भी किया जा रहा है लगातार। सिर्फ मुझे नहीं, और भी हमारे नेता है जिनके ऊपर प्रेशर बनाकर सरकार जो टॉपल करने का प्रोग्राम बना रखे है उसमें मदद करने के लिए दबाव है। हम तो नहीं करेंगे, सरकार 5 साल चलेगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो ईडी है, सीबीआई है, ये पुराने अभी झारखंड के लिए तैयारी चल रही है सरकार गिराने की। ये फंटर लोग हैं सब उधर, सेंट्रल एजेंसीज वाले, करने दो, हम डरते नहीं। आपने कहा कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, खास करके आपने जिक्र भी किया था कि आपकी घर पे जो कार्यक्रम हुआ था उसमें जो डेकोरेटरों ने काम किया, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। बहुत से वेंडर्स है, नॉट ओनली डेकोरेटर, बहुत से वेंडर्स है, केटरर्स है, ये है, वो है। ये क्या ईडी का काम है क्या भाई? ये ईडी का काम है? ईडी का काम नहीं है। ईडी का काम है नीरव मोदी को पकड़ो, ईडी का काम है विजय मल्ल्या को पकड़ो,
ईडी का काम है ये जो ड्रग्स से जो पैसा आता है उसको पकड़ो, स्मगलिंग का पैसा पकड़ो, हाँ, हज़ारों करोड़ की हेराफेरी पकड़ो। ये 1 लाख 2 लाख 5,000 चने वाले, केला वाले, हाँ, सब्जी वाले, उसको पकड़ रहे हैं। आखिरी सवाल, कर्नाटक में लगातार हिजाब को लेकर के जो सर एक विवाद चल रहा है, तमाम जो छात्राएं हैं उनका कहना है हिजाब पहन के स्कूल। ये सब यूपी इलेक्शन के लिए चल रहा है, छोड़ दीजिए। बिल्कुल, तो ये थे संजय राउत जी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो रेड की जा रही है वो जानबूझ करके की जा रही है और एक माहौल जो है वो बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। पहले प्रियंका मौर्य और अब उसके बाद वंदना सिंह। कांग्रेस में जो महिलाएं हैं जो अभी तक कह रही थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो अब वो कांग्रेस से ही लड़ने पर आमादा हो गई हैं। हमारे साथ हैं वंदना सिंह जो आज कांग्रेस को इन्होंने अलविदा किया, भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई हैं और इनका भी जो फोटो है वो पोस्टर गर्ल के तौर पर इनको लोग पहचानते हैं। आखिर आप क्यों आ गई बीजेपी में, क्या दिक्कत थी वहाँ पे? सालों से पार्टी के लिए हम मेहनत कर रहे थे और जब प्रियंका जी ने कहा कि 40% टिकटों की भागीदारी होगी, महिलाओं को दिया जाएगा, तो हम लोगों को लगा अब हमें भी मौका मिलेगा 40% में। पर प्रियंका जी ने हम लोगों को, अब मुझे नहीं पता प्रियंका जी तक ये बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है, या फिर जो उनके आसपास के लोग हैं अपनी मर्जी से टिकट वितरण कर रहे हैं। हमने जब आवेदन किया हमें लगा हमें भी मौका मिलेगा, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। जो 1 साल पहले लोग आ रही हैं, 2 दिन पहले, 6 महीने पहले आने वाली महिलाओं को मौका दिया जा रहा है। और हम जैसे मेहनत करने वाले कार्यकर्ता जो सालों से पार्टी के लिए, पार्टी की खराब स्थिति में भी हम लोग झंडा लेके पार्टी का खड़े रहे। मैंने दिल्ली से लखनऊ में हर प्रोटेस्ट में लगातार मैं पार्टी के लिए संघर्ष करती रही हूँ, फिर भी हमको मौका नहीं दिया गया। अच्छा, हमने देखा कि आप तो मतलब जब तमाम भीड़ इकट्ठा होती थी आप नारे भी देती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अब आप कांग्रेस से ही लड़ने लगी। तो कांग्रेस ने मजबूर कर दिया, अब हमें कांग्रेस से ही लड़ना पड़ रहा है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कांग्रेस से ही हमको लड़ना पड़ रहा है। तो ये थी वंदना सिंह जिनका कहना है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई और यहीं रहकर कांग्रेस से लड़ाई लड़ेंगी। कैमरामैन हरि के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और इस समय राज्यसभा सांसद नरेश बंसल हमारे साथ न्यूज़ इंडिया पर मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी में क्या कुछ तैयारी चल रही है और जीत कितनी सुनिश्चित लग रही है, इन तमाम विषयों को लेकर हम बात करेंगे बंसल साहब से। सर, सबसे पहले बताइए, लगातार प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैलीज हो रही हैं, आज टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्चुअल जनसंवाद पीएम का होने वाला है, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? बहुत रिस्पांस मिल रहा है, बहुत जनता की डिमांड है, उसी पर रैली भी हो रही है और मुझे लगता है 5 विधानसभाओं में, 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री जी की रैली होगी। विपक्ष जो है 3 मुख्यमंत्री जो बदले गए हैं, 2 बदले गए, तीसरे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, इसको बड़ा मुद्दा बना रही है चुनाव में। नहीं, उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। अगर हमने मुख्यमंत्री बदले तो ये हमने राज्य को अच्छे से अच्छा प्रशासन देने के लिए बदले हैं, सबको एकजुट होकर के काम किया है और जो प्रक्रिया चली थी विकास की त्रिवेंद्र रावत जी के समय से, वो कहीं पर उसमें व्यवधान नहीं आया, वो कहीं पर टूटी नहीं है, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इसलिए इस तरह की बात बोलते हैं। 10 और 11 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पे, फिजिकल उनका जनसंवाद होगा। 10 को आएंगे श्रीनगर और 11 को 10 को अल्मोड़ा और 11 को श्रीनगर। क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारी है सर? नहीं, वो जहाँ तक मेरी जानकारी है अल्मोड़ा, श्रीनगर और रुद्रपुर 3 स्थानों पर उनकी फिजिकल रैली होगी। उसकी पूरी क्षेत्रों में तैयारी हुई है और बड़ी संख्या में लोग उसमें भाग लेंगे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए। आपका वर्चुअल स्टूडियो है, रोज़ाना 1 दर्जन से अधिक जनसभाएं वहाँ पे हो रही हैं, उसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस हो रहा है। मैंने स्वयं 11 वर्चुअल सभाएं की हैं, जनसभाएं, और बड़ी संख्या में लोग उसमें जुड़े हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है, जनता सुनना चाहती है, जनता जानना चाहती है और जनता को जानकारी मिल रही है। निरंतर हमारा ग्राफ उससे बढ़ रहा है। 60+ का जो नारा इस बार दिया है, 3 सीटें बढ़ाकर 2017 में 57 सीटें आई, 60+ की बात कर रहे हैं, कितना लग रहा है कि साकार हो पाएगा ये? निश्चित रूप से हम नारे को साकार करेंगे। हमसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हमने बात की राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है, पार्टी के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो 60+ का नारा दिया था उसको जनता आशीर्वाद के रूप में साकार करके दिखाएगी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। इस समय हमारे साथ न्यूज़ इंडिया पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पौड़ी संसदीय सीट से सांसद
तीरथ सिंह रावत जी मौजूद हैं, बेहद ही सरल स्वभाव के हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस बार चुनाव में जीत कितनी सुनिश्चित लग रही है। कल पौड़ी जनपद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर में जनसभा है, कितनी तैयारी है सर? कल प्रधानमंत्री मोदी जी का श्रीनगर के अंदर आगमन है। भव्य दिव्य तैयारियां चल रही हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, जनता में उत्साह है मोदी जी के प्रति, क्योंकि जिस तरह का उत्तराखंड का चौमुखी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए हुआ, भूतो न भविष्यता, चाहे रोडों से लेकर हो, ट्रेन की कनेक्टिविटी कर्णप्रयाग तक हो, और 4 धाम को जोड़ने की जो है योजना, उससे आम जन में एक उत्साह का वातावरण, और इसको देखते हुए निश्चित है कि हम 60 पार करेंगे और फिर पुनः सरकार बनेगी। अच्छा, कल श्रीनगर में प्रधानमंत्री फिजिकली रूप में जन संबोधन करेंगे। वो कहाँ किन किन विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल या डिजिटल माध्यम से इस जनसभा को दिखाया जाएगा? कल का जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का श्रीनगर के अंदर है, और श्रीनगर एक ऐसा केंद्र है जो कि पूरी गढ़वाल की राजनीति को और कई विधानसभाओं का केंद्र बिंदु, तो उससे श्रीनगर के अंदर ही नहीं, तो उसको इस दृष्टि से देखा कि गढ़वाल के हिसाब से तो चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी की 4 विधानसभाएं हैं। इवन कीर्ति देवप्रयाग नगर भी वर्चुअल जुड़ेंगे, और ऐसे सभी 7-8 विधानसभाओं के हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी वहाँ उपस्थित होंगे। तो बड़ा ऐसा एक पूरा लोकसभा की दृष्टि से भी कह सकता हूँ कि उसका एक उस पर प्रभाव पड़ेगा। अभी तक वर्चुअल था 2-3 लोग, लेकिन यहाँ सशरीर ऐसा प्रधानमंत्री जी का आना, तो उससे बहुत बड़ा लाभ हमको मिलने वाला है, और आम जनता मोदी जी को सुनना चाहती है, देखना चाहती है। हमने बात की उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से, जो कि इस समय वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल से सांसद भी हैं। स्पष्ट रूप से उत्साह से लबरेज हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। और अब सीधा रुख करेंगे गोवा का, जहां पर अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। और विकास का भारतीय जनता पार्टी ने गोवा को स्थिरता और विकास देने का काम किया है, और आज मैं स्वर्गीय पर्रिकर जी को भी जरूर याद करना चाहूंगा। उन्होंने पूरा जीवन गोवा के विकास के पीछे लगाया। 2012, 2014, 2017 और 2019, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का हो, चारों चुनाव में गोवा ने भरपूर समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मगर इस बार हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैट्रिक गोल गोवा लगाए, इसके लिए आपके सामने आए। और मित्रों, स्थिरता और विकास के साथ अगले 5 साल समृद्धि के 5 साल, अगले 5 साल गोवा को स्वर्णिम गोवा बनाने के 5 साल हैं, और गोवा को आत्मनिर्भर बनाने के 5 साल। ये 5 साल का हमारा जो कार्य योजना है, हमारे युवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में हम गोवा को स्वर्णिम भी बनाएंगे और समृद्ध भी बनाएंगे। आज 10 साल के शासन के बाद हर चीज में गोवा आगे दिखाई पड़ता है। कैपिटा इनकम हो, हर घर में शौचालय पहुंचाना हो, हर स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बनाना हो, डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन करना हो, हर घर में देश में सबसे पहले 100% हर घर में शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचाने का रिकॉर्ड अपने गोवा ने किया। और कोरोना कालखंड आया तब समग्र देश के अंदर सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन करने का काम भी
गोवा की प्रमोद सावंत सरकार ने किया और आज गोवा तीसरी लहर में सुरक्षित दिखाई पड़ता है। भगवान मंगेश का आशीर्वाद आज गोवा पर दिखाई पड़ता है। तो 14 फरवरी को गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर वोट डलने हैं। उससे पहले अमित शाह पहुंचे हैं जनता को संबोधित करने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।